गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम अगला टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि ठहराव के प्रकार। तो ठहराव को हम कई बेसिस पर बांटते हैं, कई आधारों पर बांटते हैं। पहला आप देख रहे होगे लिखा हुआ है उत्तरदायित्व के आधार पर, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। उत्तरदायित्व का मतलब समझते हैं कि मुझे कोई काम करना है तो वो मेरा उत्तरदायित्व है, ठीक है। अब इसको मैंने आगे दो पार्ट्स में बांटा है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। इसे हम बोलेंगे यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। ओके, यूनिलेटरल का मतलब समझते हैं। मान लीजिए मैं एक शॉप पर जाती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि मुझे एक शैम्पू की बॉटल चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे बॉटल दे देता है और अभी मुझे क्या करना है, मुझे उसको पैसे देने हैं। तो अभी ये कौन सा हो गया, एक पक्षीय ठहराव हो गया, क्योंकि मैंने अभी पैसे नहीं दिए हैं और अभी देने हैं। तो हम दोनों में से एक पक्षकार ने अभी काम पूरा नहीं किया है। तो एक पक्षीय ठहराव उसको बोलते हैं जब दो पक्षों में से एक पक्ष काम कर देता है और दूसरे पक्ष का काम अभी बाकी रहता है, ठीक है। अब आता है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय ठहराव वो होता है जिसमें दोनों पर्सन ने अपना अपना काम करना शेष रहता है। जैसे अभी मैंने उसको बोला है कि मुझे शैम्पू दे दो, अभी ना तो उसने मुझे शैम्पू दिया है और ना ही मैंने उसको पैसे दिए हैं। तो ये हो गया हमारा द्विपक्षीय ठहराव। दूसरा आधार है। अब ये आपको ध्यान रखना है, मैंने ठहरावों को आधारों पे बांटा है। तो पहला है उत्तरदायित्व के आधार पर, दो हो गए। फिर दूसरा आधार जो है रचना के आधार पर। रचना का मतलब होता है कि कैसे वो बना है। तो पहला है स्पष्ट और दूसरा है गर्भित। इंग्लिश में है पहला एक्सप्रेस और दूसरा है इम्प्लाइड। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। एक्सप्रेस का मतलब देखिए, मैंने दुकान पर जाकर बोला कि मुझे एक शैम्पू चाहिए और उसने कहा ठीक है मैं आपको इतने पैसों में दे दूँगा। तो वो हो गया स्पष्ट ठहराव कि मैंने अपनी बात बोलकर, या कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बात लिख कर भी किसी को बोलते हैं और वो भी अपनी एक्सेप्टेंस ऐसे ही देता है। तो वो हो गया एक्सप्रेस, यानी कि स्पष्ट ठहराव। गर्भित ठहराव वो होता है कि जिसमें ना तो मैं बोलती हूँ ना मैं कुछ लिखती हूँ, लेकिन मेरे हाव भाव, मेरा व्यवहार ऐसा है कि सामने वाला मेरी बात समझ जाता है और मैं उसकी बात समझ जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली जाने के लिए क्या करूँगी बेटा, अगर मुझे बस पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं बस स्टैंड जाऊँगी और मैं देखूँगी कि दिल्ली वाला पॉइंट कहाँ पे है। तो वहाँ अगर कोई बस रेडी है तो मैं उस बस में चढ़कर बैठ जाऊँगी। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे दिल्ली जाने की बस में क्यों बैठी, क्योंकि मुझे दिल्ली ही जाना है। अब वहाँ जाके मैं बस स्टैंड पर जाके शोर थोड़ी ना मचाऊँगी कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीधा उस बस में जाकर बैठ जाना है, ठीक है। तो और उस बस में बैठने का मतलब ही यही है कि आपको दिल्ली की तरफ जाना है या दिल्ली के रास्ते पे जाना है या दिल्ली ही जाना है। हाँ, कंडक्टर आएगा, अगर आपको दिल्ली से पहले उतरना है तो आपको स्टेशन बताना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपको दिल्ली ही पहुँचना है या आपको दिल्ली से पहले किसी और जगह उतरना है। समझ में आया। तो मेरा वहाँ जाकर बैठ जाना और ये साबित करता है कि मुझे दिल्ली जाना है और इसके लिए मुझे किसी को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया स्पष्ट और गर्भित। फिर आ जाता है प्रवर्तनीयता के आधार पर। प्रवर्तनीयता मतलब होता है एनफोर्सिएबिलिटी, जो कि ठहराव को अनुबंध बनाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है। जैसे उसमें आ रहा है, इसको हमने मेरे ख्याल से दो के आधार पर ही बांटा है। हाँ, दो बेसिस हैं इसके, एक वॉइड है और एक वॉइडेबल है। वॉइड का मतलब होता है व्यर्थ और वॉइडेबल का मतलब होता है व्यर्थनीय, ठीक है। अब इसका मतलब देख लीजिए, प्रवर्तनीयता का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैं इसमें आपको सही बताऊं तो एक तीसरा पॉइंट और भी डाल सकते हैं, वैलिड। व्यर्थ और व्यर्थनीय में एक तीसरा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, दैट इज़ वैलिड, यानी वैध ठहराव। पता नहीं इसने क्यों नहीं इसमें मिस कर दिया है, कोई बात नहीं। व्यर्थ का मतलब होता है ऐसा ठहराव जो कानून द्वारा, जो लॉ द्वारा, जो एक्ट के हिसाब से पूरा नहीं हो सकता। पूरा इन द सेंस कि भाई कानून को बीच में आप नहीं ला सकते, आप लॉ को बीच में नहीं ला सकते। जैसे मैंने आपको चाय का आमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया और आपका ना आना, उसके लिए मैं किसी कोर्ट में नहीं जा सकती, दैट इज़ व्यर्थ ठहराव। दूसरा है व्यर्थनीय ठहराव। अब व्यर्थनीय ठहराव वहाँ होता है जहाँ पर मतलब कुछ और टाइप का लॉजिक लड़ाई। जैसे मान लीजिए मैं एक दुकान पे जाती हूँ और मैंने उसको कुछ सामान का ऑर्डर दिया है और उसने कहा कि मैडम अभी है नहीं तो आप चलो मैं घर पहुँचा दूँगा।
मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैं उसको पैसे दे के आ गई और मैं घर पहुंच गई, और उसने मुझे अगले दिन सामान की डिलीवरी दी, और मैंने जब पैकेट खोला तो मुझे पता लगा कि वो सामान तो बदल के आ गया है। अब क्या सीन होता है बेटा, अब दो ऑप्शन है मेरे पास कि चाहूँ तो मैं उस सामान को रख कर उसके पैसे ले लूँ, मतलब अगर एक्स्ट्रा पैसे लगने हैं तो एक्स्ट्रा दे के काम ख़त्म करूँ, और अगर मेरे एक्स्ट्रा पैसे गए हुए हैं तो वो बाकी के पैसे मुझे वापस कर दे। एक ऑप्शन ये है कि मैं सारा का सारा सामान रिजेक्ट कर दूँ, भाई मैंने तो ये सामान ऑर्डर ही नहीं किया था, तूने मुझे ये भेज दिया, इसको वापस ले। तो अभी मैं किस सिचुएशन में हूँ, अभी मैंने उसको व्यर्थ नहीं बोला है, अभी मैंने उसको वैध नहीं बोला है, अभी मैं बीच की सिचुएशन में हूँ कि मेरे हाथ में है कि मैं जब चाहूँ उसको व्यर्थ घोषित कर सकती हूँ और जब चाहूँ उसको क्या कर सकती हूँ, वैध बना सकती हूँ। तो ये मेरे पार्ट पर मेरे को राइट है, दुकानदार को राइट नहीं है, मुझे राइट है। तो ऐसे केस में ऐसे ठहराव को व्यर्थ नीय ठहराव कहते हैं, जब आप क्या करते हैं, उसको कभी भी व्यर्थ बना सकते हैं या आप उसको वैध भी बना सकते हैं। और अगर तीसरा पॉइंट मैं डालूँ, जैसे मैं कह रही थी वैध ठहराव, तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि ये वो ठहराव जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि एनफोर्सिएबल है, उसे आप जो है वैध ठहराव बोलेंगे। जैसे शॉप पर जाना, मेरा शैम्पू लेना और उसका पैसे लेना, और अगर हम दोनों में से कोई गड़बड़ करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो दैट इज़ व्यर्थ नहीं, वैध ठहराव। ना तो वो व्यर्थ है, ना वो व्यर्थनीय है, वो वैध ही है, राइट। ये तीनों क्लियर हो गए आपके। अब आ जाइए चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा आधार जो है दैट इज़ वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता का मतलब होता है लीगैलिटी, यानी कि कानूनी अड़चन तो नहीं है कोई, तो उसको दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक लीगल और एक होगा इलीगल। तो अगर तो कोई ठहराव ऐसा है जिसमें कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है और कोई गलत काम के लिए ठहराव नहीं, जैसे मान लो मैंने कुछ सामान का ऑर्डर दिया और वो सामान ठीक ठाक है, मतलब जैसे नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैंने कोई ठहराव किया है, दैट इज़ वैधानिक ठहराव। लेकिन अवैधानिक तब होगा जब मान लो मैंने कोई स्मगलिंग के लिए कुछ इन्वॉल्वमेंट है, मैं कोई चोरी चकारी में इन्वॉल्वमेंट है, या मैं किसी के साथ किसी के डाका डालने के लिए कोई एग्रीमेंट कर लेती हूँ, चल भाई हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे, या चल तू मेरे कहने पर ना फलाने बंदे को थप्पड़ मार ले, या उसका मर्डर कर दे, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगी। तो ये सारे ठहराव कौन से हो गए, अवैधानिक। समझ में आया। तो दो तरह के ठहराव होते हैं, वैधानिक और अवैधानिक। तो किसके आधार पर है, वैधानिकता के आधार पर हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि वैधानिक ठहराव जो होते हैं वो इलीगल नहीं होते हैं, और अवैधानिक वो इलीगल होते हैं, तो अपराध माना जाता है और उसमें आपको पेनल्टी भी लग सकती है।